तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 को क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो डियर, एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल हैं उन सभी का सॉल्यूशन क्या है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की ओर। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर्स है। तो देखो, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसका क्या है, रीजन बताना है कि किस बेसिस पे ये अपरिमेय संख्या है, हमने इसे अपरिमेय क्यों कहा, यहाँ पर क्या हमें प्रूव करके देना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या है, थोड़ी सी बेसिक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे और अपरिमेय किसे कहेंगे। तो देखो, परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे, परिमेय संख्याएं हम किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं कि वे संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल होता है आपका क्या, 1/2, 2/3, 4/3, यानी कि वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी हुई होती हैं, हर वंश के रूप में लिखी हुई होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो देखो, परिमेय संख्याओं को हम क्या है, सहअभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं कि जिन संख्याओं का क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, यानी कि जिन संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है। तो देखो, परिमेय संख्या ही क्या है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखो, सहअभाज्य संख्या आप अच्छे से समझ लीजिए, इसका यूज होना है। सहअभाज्य संख्या जैसे हमने परिमेय संख्या का एक एग्जांपल ले लिया 1/2, तो इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो एक से अधिक नहीं होता है। तो जैसे हमने एक के गुणनखंड किए तो हुआ 1 × 1, 2 के गुणनखंड करे तो हुआ 2 × 1। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, 1 आया। तो देखो, परिमेय संख्या कह लो या सहअभाज्य संख्या कह लो, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कभी भी एक से बड़ा नहीं होता है। यानी कि इनका एचसीएफ हमेशा एक के अलावा या एक से बड़ा कभी भी नहीं होता है। तो आई होप आपको सहअभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय आपको पता ही है हम किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कि वे संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्या आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है आप जानते ही हैं, यानी कि √2, √3, इस तरीके की जो एग्जाम्पल होता है, ये आपका क्या अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आई होप आप अपरिमेय संख्या को समझ गए होंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे मेरे पास एक बाइक है और मेरी बाइक खराब है, लेकिन मेरा फ्रेंड क्या है, उस बाइक को मांग रहा है, तो उसे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बाइक खराब है। तो मैं उसको कैसे प्रूव करूंगा कि मेरी बाइक खराब है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बाइक को क्या है, सही मानूंगा कि मेरी बाइक सही है। यदि मेरी बाइक सही होगी तो वो चलने लगेगी, स्टार्ट होगी, उसमें गियर डालेंगे, क्लच दबा सकते हैं, सब चीज होने लगेगी है। तो मैंने अपनी बाइक चलाई, यदि मेरी बाइक नहीं चलती है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि मेरी बाइक सही ना होके क्या है, खराब है। यदि वो सही होती तो वो क्या है, वर्किंग होती, यानी चलती है ना, रनिंग में आती है, लेकिन वो क्या है, चल नहीं पा रही, तो वो क्या है, खराब है। तो ऐसी हम √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम क्या है, एक विरोधाभास मेथड होता है, यानी कि उल्टा मान लेते हैं। तो हम इसी के मानेंगे कि √3 जो है आपका एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, यानी √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम किसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि √3 बराबर पी वाई क्यू होगा, यानी कि परिमेय संख्या है। जहाँ पी व क्यू से अभाज्य संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं। ठीक है, जहाँ पी व क्यू से अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि P और Q का HCF क्या होगा, एक होगा। यानी कि P और Q का HCF जो होगा आपका एक होगा, या एक से अधिक नहीं, एक से अधिक कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको देखो, P को वन साइड कर लेते हैं या फिर इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो Q इधर चला जाएगा और P अकेला रह जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा आपका कितना, P बराबर कितना हो जाएगा आपका, √3 ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा सवाल आ गया। तो देखो, अब हमें सवाल को आगे हल करना है। किसी भी चीज को जब हम सिद्ध करते हैं तो क्या है,
उसके कुछ पैटर्न होता है, उसका एक पैटर्न होता है उस सवाल को करने का। तो देखो p बराबर रूट थ्री क्यू आ गया, इसके बाद तो सवाल आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो जब सवाल सॉल्व नहीं होता तब क्या करते हैं हम, दोनों ओर वर्ग करते हैं। हम क्या करते हैं फिर, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि जब हमने दोनों ओर वर्ग किया तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर रूट थ्री क्यू स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका थ्री क्यू स्क्वायर। तो यानी कि पी स्क्वायर बराबर क्या, थ्री क्यू स्क्वायर, यानी कि पी तीन जो है पी स्क्वायर का गुणनखंड है। जैसे कहीं पे लिखा है 9 बराबर लिखा है 3 गुणा 3, तो यानी कि 3 जो है, ये वाला 3 जो है इस 9 का क्या है, गुणनखंड है। यानी कि इस 9 के गुणनखंड किए तो 3 गुणा 3 के रूप में आए, यानी पी स्क्वायर के जब गुणनखंड किए तो 3 क्यू स्क्वायर के रूप में आए। एक और एग्जाम्पल है, समझिए। जैसे कहीं लिखा है 9 स्क्वायर इज इक्व टू 9 डॉ इंटू थ्री स्क्वायर, तो ये क्या बराबर है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। और 9 इंटू थ्री का स्क्वायर हो गया आपका 9, तो ये क्या बराबर ही है। तो देखो आप इस सिचुएशन को यहाँ समझो। ये जो 9 है ये इसका क्या है, गुणनखंड है, यानी कि 9 स्क्वायर के गुणनखंड करे तो 9 इंटू थ्री स्क्वायर के रूप में आए, तो 9 जो होगा इन 9 स्क्वायर का भी तो गुणनखंड होगा। यानी कि 9 स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 बराबर 9 इंटू थ्री का स्क्वायर, ठीक है। इस सिचुएशन को आप यहाँ समझो। तो देखो ये जो 9 है इस 9 का गुणनखंड है, ये 9 जो है इस 9 स्क्वायर का गुणनखंड है, तो ये सिंगल 9 भी क्या है, 9 का भी तो गुणनखंड होगा, है ना। यानी कि इस 9 से इस 9 को भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 कॉमा पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, या होगा लिख दो, होगा। तो 3 पी का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि जब हमने पी स्क्वायर के गुणनखंड करे वो थ्री क्यू स्क्वायर के रूप में आया, यानी कि 3 जो है पी स्क्वायर और पी दोनों का ही क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। आप इतनी बात समझ चुके होंगे। तो अब देखो हम क्या करते हैं, माना पी जो हमने संख्या मानी थी, ये माना पी बराबर हमने मान लिया कितना, थ्री ए मान लिया। हमने p बराबर क्या माना, 3a मान लिया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमने p बराबर 3a ही क्यों माना, और p बराबर हमने 3a माना क्यों, रीजन क्या है इसका। तो देखो हमने 3a क्यों माना, हमारी जो संख्या है वो रूट थ्री के रूप की है, ठीक है। और p यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि p और q क्या एक संख्या होंगी। तो हमने क्या 3a एक संख्या मान ली, जहाँ पर a क्या है आपका, a एक पूर्णांक है, यानी कि a क्या है आपका, एक पूर्णांक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस p को, p का मान इस समीकरण से एक मान लेते हैं, p का मान समीकरण एक में रखने पर, जब हम p का मान समीकरण एक में रखते हैं तो हम देखो इसके बाद का सॉल्यूशन आपका ऊपर है। हम p का मान समीकरण एक में रखते हैं तो p बराबर क्या है, थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ए स्क्वायर, 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 3 से 9 कट हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका कितना, 3a स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ गई, क्यू स्क्वायर के जब हमने गुणनखंड करे तो 3 और a स्क्वायर के रूप में आए, तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो 3 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा, यानी कि जब हमने क्यू स्क्वायर के गुणनखंड किए तो 3a स्क्वायर के रूप में आए। तो जब हम 3 जो है इस क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है तो 3 जो है इस क्यू का भी तो गुणनखंड होगा ना, आपको ये बात समझ में आ चुकी है पहले ही। तो देखो हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या का जो होता है आपका गुणनखंड एक से अधिक नहीं होता है, यानी कि परिमेय संख्याओं का HCF जो होता है एक से अधिक नहीं होता है। तो आपने क्या देखा, पी स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया, क्यू स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया। पी और क्यू क्या थी, एक संख्या थी, परिमेय संख्या है,
तो देखो परिमेय संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक या एक से अधिक नहीं होता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इन परिमेय संख्याओं का पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, हम लिखेंगे कि परिमेय परिमेय संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड ए एक से अधिक नहीं होता है, जबकि परिमेय संख्या पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। हम क्या लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है कि √3 एक परिमेय संख्या है। यानी कि तो आप क्या सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब लास्ट में तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस सवाल में हमसे पूछा था √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो एक मेथड होता है किसी भी चीज को जो सिद्ध करना होता है, हम क्या उसका उल्टा मानते हैं। तो हमने इसे √3 को एक हमने क्या माना, परिमेय संख्या माना। तब इसे परिमेय संख्या माना तो हम p/q के रूप में लिखते हैं। और परिमेय संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि इन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। यानी कि इनके जब p के आप उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालोगे तो एक से अधिक नहीं आएगा, क्यू का उभयनिष्ठ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालोगे तो एक से अधिक नहीं आएगा। वो मैं आपको अभी पहले समझा चुका हूँ। तो हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा दोनों ओर वर्ग करके। तो हमने क्या देखा, ये जो परिमेय संख्या है p, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या है, 3 आया। और जब हमने सॉल्व करा तो q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आया। लेकिन हमें पता है कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या होगी तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अधिक नहीं आता है, लेकिन हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या, 3 आ रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा तो ये क्या एक परिमेय संख्या नहीं है ना। यदि ये परिमेय संख्या होती तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आता, लेकिन हमारा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q का क्या आ रहा था, 3 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, ये विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये उल्टा है, ये गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप देखो आपको ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या समझ में आने लगेंगे। आप सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा पेशेंस से देखिए, समझिए, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन क्या है समझ में आने लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए इसको आना ही आना है। आपको पेपर खोलते ही पहले ये देखना है ये क्वेश्चन किस नंबर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर में क्या छपा हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए डियर, अब हम चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 2 की ओर। तो हमारा उदाहरण 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो उदाहरण नंबर आपका जो भी है ये 2, ये क्या है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से बिल्कुल सेम है। ठीक है, कि जैसा ही है। तो देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया तो आप उदाहरण 1 को समझ लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसे मानेंगे उल्टा, इसका माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या करा, मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है। यदि एक √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे जहां p व q एक से अभाज्य संख्या है। जिनका HCF क्या होगा आपको पता ही है, सदैव एक होता है। जिनका HCF क्या है, हमेशा एक होता है। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, p को सिंगल कर लेंगे। p बराबर क्या होगा हमारा √2 इंटू क्यू। अब आप जानते हैं इसके बाद हमारा आगे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर स्क्वायर यानी कि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हमने दोनों ओर वर्ग किया तो हमारा क्या हो गया, p² इजिकल्स टू √2 क्यू इन दोनों का स्क्वायर। तो p² इजिकल्स टू हो गया आपका 2q²। तो आप क्या देख रहे हो, p² बराबर 2q², यानी कि जब p² के गुणनखंड किए तो 2q² के रूप में आए। जैसे हम 9 के गुणनखंड करते हैं, आपको मैंने बताया ये
9 के जैसे हमने गुणनखंड करे तो किस रूप में आते हैं, 3 गुणा 3 के। तो ये 3 जो होता है कोई सा भी, तो ये क्या है, इस 9 का गुणनखंड होता है, यानी कि ये 3 जो है 9 का गुणनखंड है। तो ऐसे पी स्क्वायर में 2 जो है इस पी का गुणनखंड, पी स्क्वायर का गुणनखंड है। जैसे कहीं पे आप देखो ये लिखा है 9 स्क्वायर इजिकल टू, लिखा है आपका 9 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये देखो इस सिचुएशन को आप यहाँ से देखो, पी स्क्वायर इजिकल टू 9 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर के जब हमने गुणनखंड किए तो 9 गुणा 3 स्क्वायर के रूप किया है, यानी कि 9 जो है 9 स्क्वायर का गुणनखंड है। तो 9 क्या होगा, 9 का भी गुणनखंड होगा। 9 को हम 9 के जब हमने गुणनखंड करे तो इस तरीके की आ सकते हैं। तो 9 जो है 9 का भी गुणनखंड होगा। तो 2 जो है, 2 जो है आपका, हम लिखेंगे 2 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 2 पी का भी एक गुणनखंड होगा, यानी कि 2 जो है पी का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, माना पी बराबर हमने मान लिया कितना, 2a मान लिया, जहाँ ए क्या है आपका, जहाँ ए एक पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स होता है एक पूर्णांक है, यानी कि पी क्या है आपकी परिमेय संख्या है, यानी कि पी और क्यू क्या एक पूर्णांक है। तो हमने पूर्णांक को क्या 2a के रूप में मान लिया। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जब हम, अब हम क्या करते हैं, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जब हम इस पी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या आएगा आपका, 2a पूरे का स्क्वायर इजिकल टू 2q स्क्वायर। तो जब हमने इसका करा तो 2 गुणा 2 गुणा ए स्क्वायर गुणा 2q स्क्वायर। तो 2 से 2 कट हो गया। तो आपका इसका आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे है आपका। तो क्या है आपका क्यू स्क्वायर इजिकल टू आया आपका 2a स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, जब हमने क्यू स्क्वायर के गुणनखंड करे तो किस रूप में आया, 2a स्क्वायर के रूप में। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 2q स्क्वायर का एक गुणनखंड है। टू जो है आपका ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है ना। तो क्या होगा, 2 जो होगा क्यू का भी एक गुणनखंड होगा। ये आप जानते हैं, ये वाली बात है ना। तो देखो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक होता है, या एक से अधिक कभी भी नहीं होता, यानी कि परिमेय संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो परिमेय संख्या हमने किसे माना था, पी और क्यू को माना था। तो आपने क्या देखा, पी का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि पी के गुणनखंड कर रहे तो क्या आया, 2q स्क्वायर के रूप में आया। तो पी का गुणनखंड क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्यू का गुणनखंड देगा वो भी 2 है। तो लेकिन आप जानते हो परिमेय संख्या का गुणनखंड क्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कभी भी क्या है, एक से ज्यादा नहीं होता है। तो ये क्या हमारी बात क्या है, गलत हो गई। क्योंकि क्यों गलत हो गई, क्योंकि पी के क्या है, क्यू, पी और क्यू के क्या है, दो गुणनखंड आ गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के, हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अधिक नहीं होता है, जबकि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः यह विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे, सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपका प्रूफ हो गया, √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपको पता ही है
आपको क्या पता है कि परिमेय संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक से अधिक कभी भी नहीं होता है। तो आपने क्या देखा, p क्या है, परिमेय संख्या थी, तो p का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 आया। q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया, यानी कि p और q का दोनों का गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। यानी कि p और q दोनों में कॉमन जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में एक से अधिक गुणनखंड नहीं होता, तो हमारा क्या है, पर ये √2 को परिमेय संख्या क्या है मानना गलत हो गया है। यानी कि इससे प्रूफ हो गया कि √2 परिमेय संख्या की कैटेगरी को फॉलो नहीं करता है। तो तो देखिए डियर, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, ये आपको देखने का सवाल बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटा सवाल है, ठीक है। तो आपको पता ही है, हम सेम मेथड यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये 3 + √5 एक 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, आपको पता ही है। जहाँ p व q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं व इनका HCF क्या है, आपका सदैव एक होता है। ये आपको क्या है बतानी है, ये लिख के दिखाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अकेला कर लेते हैं। किसको, आपका हम करते हैं ये 2√5 = ये जो 3 जो है आपका प्लस का, तब जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा p/q - 3। अब ये क्या है, 2√5, इसका एलसीएम ले लेंगे, p - 3q अपॉन में q। अब ये गुणा कहाँ है, इसके अपॉन में चला जाएगा √5, तो आ जाएगा p - 3q अपॉन में आपका आ जाएगा 2q। तो हम क्या लिखेंगे, p व q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा p - 3q अपॉन में 2q एक परिमेय संख्या है। तो देखो, हमने, आपको भी पता है p और q क्या है, एक पूर्णांक है। और देखो, जब हम ये कोई पूर्णांक होंगे तो इसकी जगह क्या है, कोई संख्या आएगी। तो संख्या का जब गुणा होगा, यहाँ पे संख्या रखेंगे, इसका गुणा होगा, गुणा होके क्या है, ये माइनस प्लस होके क्या है, एक परिमेय संख्या आएगी। ये हमें क्या मिलेगी, इसका पूर्णांकों का जब हम मान रख देंगे तब हमें क्या है, एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो ये आप मुझे बताओ, परिमेय संख्या क्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर होती है? तो हम क्या लिखेंगे, p व q एक पूर्णांक है तथा ये क्या एक परिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अब हम इसके आगे का ऊपर लिखते हैं। तो देखो, हमारी इसके बाद अगली लाइन आएगी, इसके बाद हम लिखेंगे यह विरोधाभास है, यानी कि ये गलत है कि 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे पास ये सवाल दिया था, इसको हमें क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना था। आपको पता है हम क्या है, इसका उल्टा मान के चलते हैं। ये एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर ये p व q एक सहअभाज्य संख्या है जिनका HCF एक होता है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने p3 को धर जाके माइनस करा, ये गुणा भाग हुआ, तो ये आपके पास क्या क्या, √5 बराबर p - 3q बट्टे में 2q। तो देखो, p और q क्या है, एक पूर्णांक है ना, तथा p - 3q बट्टे में 2q क्या है,
एक परिमेय संख्या यानी कि पूर्णांक, यानी कि हम इसकी जगह कोई संख्या रखेंगे तो हमें क्या है, एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो आप मुझे बताओ ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर होती है? क्या एक रुपया और 10 रुपया कभी भी बराबर होता है? तो जब बराबर नहीं होता तो हमारा क्या है, ये कथन सिद्ध हो गया, ये विरोधाभास है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमारा मानना ये गलत है कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, जबकि 3 + 2√5 क्या है, इससे सिद्ध होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो डियर, अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल 6 की ओर, जो क्या है क्वेश्चन सेकंड से बिल्कुल मैच खाता है। तो देखो ये क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन सेकंड की जैसा ही है। तो अब हम क्या करते हैं, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या PYQ के रूप में लिख सकते हैं, है ना। हम इसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ पर क्या है आपका P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। ये आपको पता ही है। तो अब आपको पता है हम क्या करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस उसमें ये आ जाएगा आपका 5 माइनस का PYQ, ये प्लस का इधर आ जाएगा और ये प्लस ये माइनस वाला उधर, ये माइनस का √3 क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये √3 बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 5Q माइनस का P/Q, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, P व Q एक पूर्णांक है, यानी कि P व Q क्या है आपका एक पूर्णांक है, ये आपको भी पता है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करा, ये प्लस माइनस का √3 उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का PYQ क्या है इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। जब हमने इसका एलसीएम ले लिया तो 5Q - P/Q हो गया। आपने क्या देखा, आपको पता ही है P व Q क्या है एक पूर्णांक है ना। ये पूर्णांक है यानी कि इसका हम मान रखेंगे तो हमें क्या है, एक परिमेय संख्या मिलेगी, है ना। तथा हम क्या लिखेंगे, 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है ना। तो आपने क्या देखा, 5Q - P एक क्या है एक परिमेय संख्या, जबकि आप जानते हैं एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। लेकिन हम क्या लिखेंगे, लेकिन एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के समान नहीं होती है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसके आगे का पॉइंट यहाँ लिखते हैं हम, अतः ये विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जबकि तो हम क्या लिखेंगे, सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो देखो आपको पता ही है सारे क्वेश्चन अब सेम ही चल रहे हैं। ये क्या है, P व Q एक पूर्णांक है, तो जब हम इसमें P व Q का मान क्या है रख देंगे तो क्या है एक परिमेय संख्या आएगी। तो आपको पता ही परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ऐसी कंडीशन मैथ में क्या कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा मानना गलत है कि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम अगर इसे परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं तो ये क्या PYQ के रूप में लिखी जानी चाहिए थी, है ना। तो लेकिन ये क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर आ जा रही हैं, तो ये क्या अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो देखो डियर, अब हम चलते हैं हमारे
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता ही हम क्या करेंगे, इसमें सेम वही काम करेंगे जो हम अगले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये आप भी जानते हैं ना। तो जहाँ p/q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ पर p/q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम अब p का मान निकालते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी हम q का मान निकालते हैं। चलो आपकी बार q का मान निकालते हैं, तो q बराबर आ जाएगा आपका √2p। ठीक है, अब आपको पता ही है दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे क्या आ जाएगा, q² √2p इन दोनों का स्क्वायर, q² 2p²। आपको पता ही है यहाँ पर 2q² का एक गुणनखंड है, तो 2q का भी एक गुणनखंड होगा। यानी कि जब हमने q² के गुणनखंड करे तो वो किस रूप का है, 2p² के, यानी कि 2 जो है q² का एक गुणनखंड है, तो 2 जो होगा q का भी एक गुणनखंड होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, माना हमने क्या करा, एक चीज़ और मान ली, माना q बराबर हमने कितना मान लिया, 2a। यानी कि q 2p और q क्या एक संख्या है, ये पूर्णांक है, तो हमने इसे मान लिया 2a का, एक 2a एक पूर्णांक है ना, जहाँ a एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो हम लिखते हैं q का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि q का मान समीकरण 1 इसे मान लेते हैं, इसमें रखते हैं हम। तो हम जब q का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो q बराबर हमारा क्या है, 2a का स्क्वायर, ये समीकरण 1 ये है आपकी, इसमें हम 2a रखते हैं, q का मान बराबर हो गया आपका 2p²। तो 2 × 2a² 2p², 2 से 2 कट हो गया, तो आपका p² बराबर कितना आया आपका 2a²। आपको ही पता चलता है। अब हम क्या लिखेंगे, 2p² का एक गुणनखंड है, जब तो 2p का भी तो एक गुणनखंड होगा, यानी कि 2 जो है p² का एक गुणनखंड है, तो 2 क्या p का भी गुणनखंड होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये दोनों क्या है विरोधाभास, यानी कि गलत साबित हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय, चूंकि परिमेय संख्याओं के उभय चूंकि परिमेय संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, जबकि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो यह विरोधाभास है, तो यह विरोधाभास है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब हमें क्या है, अच्छे से ब्लैक पेन से लिख देंगे हम, सिद्ध होता है 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भाई पुराने क्वेश्चन की तरह सेम था। तो डियर चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो करने का तरीका सेम वही है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। आपको पता है हम इसका उल्टा मान के चलते हैं, जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या है पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम क्या है पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी व क्यू से अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ जहाँ पी व क्यू क्या है आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं, व इनका एचसीएफ कितना होगा आपका, इनका एचसीएफ बराबर होगा आपका 1, है ना, ये आपको पता ही है। तो देखो आपको पता है अब हम क्या करेंगे, इसको अकेला कर लेंगे। √5 बराबर हो जाएगा आपका पी वाई क्यू अपॉन में 7, यानी कि कितना हो जाएगा 7 क्यू हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, पी व क्यू एक क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा पी अपॉन में 7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, अतः यह विरोधाभास है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि अतः ये तो हम क्या लिखेंगे, सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो डियर फ्रेंड, अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 6 + √2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो आपको पता ही हम क्या करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, हम इसे क्या उल्टा मान के चलते हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे 6 + √2 को क्या है पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, हम इसे पी वाई क्यू के लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू एक सह अभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, √2 बराबर हो जाएगा आपका P-6, और इसके अपॉन में चलो Q हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, अगले स्टेप में आ गया आपका 2 बराबर P-6Q अपॉन में Q। हम क्या लिखेंगे, जहाँ ये भी सेम उसी की तरह है, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है, आप क्या देख रहे हैं, जहाँ P व Q एक क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक में पूरे अंक पूर्णांक है, तथा P-6Q अपॉन में Q एक परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय
संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के समान नहीं होती है। हम क्या लिखेंगे, इसका इसका आगे का पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं। अतः यह विरोधाभास है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे अब, सिद्ध होता है 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। हमें क्या 6+√2 को एक परिमेय वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हमने इसे एक परिमेय संख्या मान के चले। इसे हमने p/q के रूप में लिखा, 6 उधर जाके माइनस हो गया। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो p - 6q अपॉन में q हो गया। तो देखो आपको पता ही p/q क्या एक पूर्णांक है तथा p - 6q अपॉन में q ये क्या एक परिमेय संख्या है, यानी कि p/q एक पूर्णांक है। इसके मान रखेंगे तो हमें क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, है ना। जब परिमेय संख्या प्राप्त होगी तो परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ रही है। लेकिन ऐसा क्या है, मैथ में कभी भी संभव नहीं है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आती है। इसलिए हमारा मानना विरोधाभास का मतलब हमारा मानना गलत है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो इससे सिद्ध होता है 6+√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर अब हम चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 5 की ओर, जो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट और एग्जाम्पल 4 से क्या है बिल्कुल सेम है। तो हमारा उदाहरण 5 के कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपको पता ही हम क्या है वही मेथड से करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ p व q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है, जिनका HCF आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जिनका HCF बराबर 1 होता है, यानी कि जिनका HCF क्या आपका 1 होता है, ठीक है। ये बात आप लिख दीजिएगा अच्छे से। तो देखो अब हम क्या P को अकेला कर लेते हैं। P बराबर हो जाएगा √5 इंटू Q, यानी कि इसकी क्रॉस गुणा करा देते हैं √5 की इधर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं, तो हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। p² बराबर √5 q स्क्वायर, p² इज 5q²। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 5p² का एक गुणनखंड है। तो 5p का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है। आपको इतना पता ही है। अब हम आपको पता ही है कि p/q क्या है, एक संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में मानते हैं, यानी कि p की जगह भी कोई संख्या होगी और q की जगह भी क्या है पूर्णांक होगा। तो हम क्या करते हैं, p बराबर माना, p बराबर हमने एक पूर्णांक मान लिया, क्या है 5 है, तो 5a मान लिया, जहाँ पर a भी क्या है आपका एक पूर्णांक है। a एक पूर्णांक है, यानी कि हमने कल्पना की है कि जो हमारी परिमेय संख्या में p और q जो पूर्णांक थे, ये 5 a के रूप का है। a की जगह कुछ भी हो सकता है। अब हम p का मान क्या है इस समीकरण 1 में रख देंगे। अब हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने इस p का मान समीकरण 1 में रखा तो क्या आएगा आपका 5
ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया आपका कितना 5a स्क्वायर। इतना आपको पता चल गया। अब हम इस सवाल का आगे का हल ये है, तो q जो है अब हम लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड, ये आपको दिख रहा है एक गुणनखंड है, तो 5 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा, यानी कि 5 जो है क्यू का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देख रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल गया कि हाँ 5 जो है क्यू पी का भी गुणनखंड है और 5 जो है क्यू का भी गुणनखंड है ना। तो आपको वही पुरानी वाली बात पता चल गई। हम क्या लिखेंगे अब, परिमेय संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अधिक नहीं होता है, जबकि पी व क्यू का उभयनिष्ठ जबकि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है आपका 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप देखो परिमेय संख्या की उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक होता है, एक से अधिक नहीं होता है। तो आप क्या देख रहे हो, परिमेय संख्या हमने किसे माना था, पी और क्यू का माना था, लेकिन पी और क्यू का गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखो ये क्या है, गलत हो जा रहा है। यदि पी और क्यू परिमेय संख्या होती तो ये क्या है, इनका गुणनखंड एक ही आता, लेकिन पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 आ रहा है। तो ये क्या है, विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमारा जो माना था हमने कि √5 एक परिमेय संख्या, ये क्या गलत है। विरोधाभास का मतलब होता है गलत है या उल्टा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये उदाहरण है, उदाहरण 5। ठीक है, उदाहरण 5, उदाहरण 4 और क्वेश्चन नंबर 1 तीनों एक ही हैं, √3, √2, √5। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, समझिए। तो ये तीनों क्या सेम है, करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैंने तीनों को बैक टू बैक इसलिए करा है कि यदि आपको एक ना समझ में आया तो दूसरा समझ में आ जाए। आप क्या थोड़ा माइंड लगाइए, थोड़ा पेशेंस से इनको समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो डियर, इस क्वेश्चंस के आपकी पहली एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के जितने भी नोट्स हैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।